अब अपन आगे देखते हैं कौन-सा वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से धन का अधिग्रहण, धन का नियोजन, धन का नियंत्रण, धन का उपयोग। तो योजनाबद्ध तरीके से धन का अधिग्रहण, नियोजन, नियंत्रण, उपयोग किया जाता है। यह लाभ, तरलता, निवेश, जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। किसको? लाभ को, तरलता को, निवेश को, जोखिम प्रबंधन को। ठीक है? उद्देश्य क्या है? अंशधारियों की पूंजियों की सुरक्षा करना, अधिकतम लाभ कमाना। फिर इसका उद्देश्य क्या है? निश्चित अवधि के लिए स्थायी और कार्यशील पूंजी का निर्धारण करना, न्याय उचित ऋण क्षमता मिश्रण प्रयोग, फिर वांछित धन की पूर्ति समय और न्यूनतम लागत पर हो, और फिर पर्याप्त धन होने को सुनिश्चित करता है ताकि वांछित भुगतान करने में कोई त्रुटि ना हो। तो पर्याप्त धन होने को सुनिश्चित करता है ताकि वांछित भुगतान करने में कोई त्रुटि ना हो। ठीक है? तो वही है वांछित धन की पूर्ति समय पर, न्यूनतम लागत पर, न्यायोचित ऋण क्षमता, और ठीक है, स्थायी और कार्यशील पूंजी के लिए। फिर वित्त के स्रोत अपन बताएंगे। दीर्घ अवधि में आते हैं समता अंश, संचित अंश। समता अंश, फिर संचित आय, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण और बैंकों से ऋण। फिर अल्पकालिक में आते हैं व्यापार साख, आड़त, बैंक, वाणिज्यिक पत्र। तो अल्प अवधि में व्यापार साख, आड़त, बैंक और वाणिज्यिक पत्र। दीर्घ दीर्घ में आते हैं समतांश, संचिताएं, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण और बैंकों से ऋण। फिर स्वामित्व के आधार पर अपन बताएंगे समता अंश और संचिताएं, ये तो हो गए स्वामित्व कोष। और ऋणगत कोष होते हैं ऋण पत्र, बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा, निजी वित्तीयन, वाणिज्यिक पत्र। ठीक है? तो कौन कौन से ऋणगत में? ऋण पत्र, बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा, निज वित्तीयन, वाणिज्यिक पत्र। फिर जुटाने के स्रोत के आधार पर, तो आंतरिक स्रोत होता है, बाहरी। आंतरिक में हो गए समतांश पूंजी और संचिताएं। बाह्य स्रोत में हो गए वित्तीय संस्थान, बैंकों से ऋण, पूर्वाधिकार अंश, सामाजिक सार्वजनिक जमा, ऋण पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यापार साख, फैक्टरिंग, पट्टाधिवक्ता। तो बाहरी से हो गए कौन से? वित्तीय संस्थाएं, बैंकों से ऋण, पूर्वाधिकार अंश, ठीक है, और सार्वजनिक जमा, ऋण पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यापार साख, फैक्टरिंग, पट्टाधारी। तो पूर्वाधिकार अंश है ना, ये भी बाह्य स्रोत है। ठीक है? अपन को इतना याद रखना है। तो फिर व्यावसायिक वित्त क्या है? तो व्यवसाय के विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो व्यावसायिक वित्त कहते हैं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है प्रारंभ करने और उसे कुशल संचालन के लिए। ठीक है? और प्रकार होते हैं दीर्घ और अल्पकालिक, जो अपन ने देख लिए। फिर स्वामित्व कोष क्या है? तो ये उद्यम के स्वामियों ने दिया होता है। एकल व्यापारी हो सकता है, साझेदार हो सकते हैं, कंपनी के अंशधारी हो सकते हैं। ठीक है? लाभ का वैभाग जो व्यवसाय में पुनः निवेशित किया जाए, वह भी इसमें शामिल होता है। ठीक है? फिर आगे चलें इसमें। ये लंबी अवधि का होता है, जीवन काल तक इसको चुकाना नहीं पड़ता। फिर ऋणगत कोष क्या है? तो ऋण एवं उधार लेने के माध्यम से कोष एकत्रित करना, जैसे बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, ऋण पत्रों का निर्गमन, या सार्वजनिक ऋण, व्यापारिक साख। तो ये हो गए ऋणगत कोष में, बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, ऋण पत्रों का निर्गमन और सार्वजनिक ऋण, व्यापारिक साख। ये कोष एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों पर प्राप्त किए जाते हैं। निश्चित अवधि की समाप्ति पर लौटाया जाता है, एक निश्चित ब्याज दर दिया जाता है। फिर दीर्घकालिक स्रोत होते हैं। दीर्घकालिक स्रोत होते हैं जिसमें आते हैं पहले अंश पूंजी। स्वामियों की पूंजी का एक भाग अंश कहलाता है। ठीक है? स्वामियों की पूंजी का एक भाग अंश कहलाता है। फिर दो प्रकार के होते हैं, अधिमान अंश और पूर्व, जिसमें पूर्वाधिकार अंश भी बोलते हैं, और समतांश। पूर्वाधिकार अंश के साथ दो पूर्वाधिकार जुड़े होते हैं, जैसे सामान्य अंशधारियों से पहले लाभांश मिलेगा, पूंजी वापसी के समय समापन, इनको पूंजी वापसी समापन पे मिल जाती है। ठीक है? उनसे पहले, सामान्य अंशधारियों से पहले। फिर उनके क्या होते हैं? समतांश में कोई पूर्वाधिकार नहीं है, लाभ हानि के भागीदार होते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद इनको पूंजी मिलती है, और उनकी पूंजी वापसी मिलती तो है पर समापन भी मिलती है। फिर पूर्व निर्धारित लाभांश दर होती है पूर्वाधिकार अंशों की, समतांश की निश्चित लाभांश दर नहीं होती है। ठीक है? फिर जो अपना होता है कौन सा? पूर्वाधिकार अंश, पूंजी वापसी का निश्चित समय होता है, पर समतांश वालों को केवल समापन पर पूंजी मिलती है। पूर्वाधिकार अंश वालों को मतदान का अधिकार नहीं है, समतांश वालों को मतदान का अधिकार है। पूर्वाधिकार अंश प्रति पुरुष नियुक्ति का आधार नहीं है इनको, तो प्रति पुरुष नियुक्ति का अधिकार नहीं है और उनको अधिकार है। फिर पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, तो पूर्वाधिकार अंश के भी प्रकार होते हैं। सौदे सौदे होते हैं जो जारी करने वाली कंपनी धारक को भुनाने का अधिकार है। जारी करने वाली कंपनी भविष्य में एक निश्चित मूल्य पर वापस खरीद सकती है। अंशों पर पूंजी वापसी की तिथि और पूर्व निर्धारित होती है। ठीक है? तो ये पूर्वाधिकार अंश है। फिर है संचयी या असंचयी पूर्वाधिकार अंश। यदि पर्याप्त लाभ ना हो तो लाभांश ना बांटा जाए और उसे भावी वर्षों में लाभांश के साथ जोड़ दिया जाए,
तो ये कंपनी के मुनाफे में गिरावट से निवेशक की रक्षा करते हैं। संचयी और असंचयी। फिर परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय क्या है? परिवर्तनीय अगर पूर्वाधिकार अंश एक समय के बाद समता में बदल दिए जाएं, ठीक है। फिर प्रतिभागी अप्रतिभागी पूर्वाधिकार अंश क्या है? तो समतांशधारियों को स्थायी दर पर लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभ से भी अधिमान अधिक जो भी है पूर्वाधिकार अंशधारियों को हिस्सा दिया जाए। तो समतांशधारियों को स्थायी दर पर लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभ से भी अगर इनको हिस्सा दिया जाए तो प्रतिभागी, ठीक है। फिर प्रतिभागी आय क्या है? तो रिटेन्ड अर्निंग, सेकंड टाइप का दीर्घकालिक सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग। प्रतिधारित आय, तो कंपनी द्वारा अपनी सभी प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, आय कर शेयर धारकों को इसके लाभांश का भुगतान करने के बाद जो बचा लाभ है, ठीक है, उसका इसका उद्देश्य होता है नए उपकरण, अनुसंधान, विकास, विपणन में निवेश के लिए। फिर संचित आय या फिर इसको स्वयं वित्तीयकरण भी कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। फिर तीसरा इसका वो आता है टाइप उधार की पूंजी, जिसमें आते हैं डिवेंचर। डिवेंचर है अपने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जारी करती है। यह कंपनी को संपत्ति की साख पर आधारित होता है, ठीक है। कंपनी की संपत्ति या साख पर आधारित होता है, निवेशकों को ब्याज मिलता है इसमें। और ऋणदाता का ऋण की शर्तें होती हैं, जैसे ऋणदाता का नाम होता है, ब्याज की दर होती है, पूंजी वापसी का समय होता है और सुरक्षा होती है, ठीक है। तो डिवेंचर क्या है? वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जारी करती है, वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, और कंपनी की साख या संपत्ति पर आधारित होता है। फिर शेयर और डिवेंचर में अंतर क्या है? तो शेयर कंपनी की पूंजी है, डिवेंचर कंपनी का ऋण है। शेयर कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ऋणदाता होते हैं ये। फिर इसमें मतदान का अधिकार होता है, यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं है। शेयर में अनिश्चित लाभांश है, डिवेंचर में निश्चित ब्याज दर है। शेयर में लाभांश तभी जब कंपनी को लाभ, डिवेंचर में चाहे कंपनी को लाभ हो हानि हो ब्याज देना आवश्यक है। फिर कंपनी के समापन पर ही पूंजी वापसी मिलती है, ब्याज के बाद में वितरण। पर डिवेंचर में क्या है, कभी भी हो जाती है, लाभांश के पहले इसका वितरण किया जाता है। सौदे असौदे डिवेंचर होते हैं, जैसे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय सीमा के बाद मूलधन और ब्याज के साथ चुका दिया जाता है, ठीक है। असौदे होते हैं जो परिपक्वता तिथि नहीं होती, जारीकर्ता कभी उन्हें वापस नहीं खरीदता, या ऋणदाता कभी भी वापस कर दे तो, ठीक है। फिर है सुरक्षित असुरक्षित। तो ऋण पत्र का मूलधन तथा ब्याज समय पर न चुकाने पर कंपनी की परिसंपत्ति से वसूली करना। फिर परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, यदि ऋण पत्र को एक निर्दिष्ट अवधि के समाप्ति के बाद इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाए तो परिवर्तित है परिवर्तनशील। फिर प्रत्याभूत ऋण क्या है? तो ऋण पत्र के मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान की गारंटी तीसरे पक्ष के द्वारा लेना प्रत्याभूतित है। फिर है पंजीकृत वाहक डिवेंचर। तो पंजीकृत होते हैं डिवेंचर धारकों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और इनका ब्याज व मूलधन संबंधित पंजीकृत धारक को नियमानुसार हस्तांतरित किया जाता है। फिर वाहक डिवेंचर क्या होते हैं? किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर नहीं होते, बल्कि जिस किसी के पास ये होता है वो से इसको स्वामी मान लिया जाता है। स्थानांतरित करना आसान है, गुप्त संपत्ति के रूप में भी रखा जा सकता है, चोरी गुम होने की स्थिति में इसका कोई दावा नहीं कर सकता। फिर होता है संपार्श्विक ऋण यानी कोलेटरल डिवेंचर, जो किसी अन्य ऋण की गारंटी में जारी किए गए ऋण पत्र हैं और निष्क्रिय तब तक जब तक कि ऋण के मूलधन और ब्याज चुकाने में कोई त्रुटि ना हो। फिर जीरो कूपन बॉन्ड, ये क्या है? नियमित ब्याज नहीं दिया जाता, बाजार मूल्य से कम पर जारी किए जाते हैं, परिपक्वता पर इसके अंकित मूल्य का भुगतान किया जाता है और बॉन्ड की अवधि के दौरान ब्याज दर इसकी जीरो रहती है, ठीक है। फिर प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम जिन ऋण पत्रों को आप भुगतान दूसरे ऋण पत्रों से पहले करना होता है प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। द्वितीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के पश्चात किया जाता है। फिर होती है सार्वजनिक जमाएं। सार्वजनिक जमाएं एक चौथा तरीका हो गया इसका दीर्घकालिक का। तो ये क्या है? कंपनी या फिर एनबीएफसी के शेयर के द्वारा शेयर धारकों से, ग्राहकों से और आम जनता से जमा स्वीकार करना, और इनकी प्राप्ति सरल होती है, निश्चित अवधि के लिए होती है, उच्च ब्याज दर पर होती है, जोखिम ज़्यादा होता है। तो इनके द्वारा कंपनी या एनएफसी के द्वारा एनबीएफसी के द्वारा शेयर धारकों से, ग्राहकों से और आम जनता से जमा स्वीकार करना, प्राप्ति सरल है, निश्चित अवधि के लिए, उच्च ब्याज दर है, जोखिम ज़्यादा है। फिर एक होता है संस्थागत वित्त, जिसमें आईसीआईसीआई हो गए, अखिल भारतीय राज्य स्तर पे हो गया आरएफसी, आरआईडीसी, राजसिको, निवेश संस्थाएं हो गए एलआईसी, जीआईसी, ईपीएफओ, वाणिज्य बैंक में हो गया एसबीआई। फिर लीज फाइनेंसिंग क्या है? कंपनी द्वारा परिसंपत्ति को निश्चित समय के लिए किराए पर देकर पूंजी जुटाना। अब आगे अल्पकालिक पूंजी के स्रोत, जिसमें ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त करना राशि, जो कोई ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को प्राप्त करने से पहले अग्रिम भुगतान के रूप में कंपनी को देता है। कंपनी के लिए भविष्य में होने वाली बिक्री का हिस्सा होता है जो पहले ही प्राप्त हो जाता है। फिर यह तब जब माल अधिक हो
और जब वस्तुएं आसानी से बाजार में उपलब्ध ना हो और वस्तु पसंद या रूप की हो, ठीक है, तब दिया जाता है। फिर वाणिज्यिक पत्र क्या है? तो जारीकर्ता का निवेश, वाणिज्यिक बैंक और बड़ी कंपनियां होती हैं इसके जारीकर्ता और निवेशक। वाणिज्यिक बैंक और बड़ी कंपनियां होती है, एक टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है। कंपनियां अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करती है। 7 दिन से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किया जाता है। कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखते, केवल क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियां जारी कर सकती हैं इनको। फिर एक होते हैं व्यापारिक विपत्र। व्यापारिक विपत्र यानी कॉमर्शियल बिल। तो यह क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया गया विपत्र है ना, सॉरी, प्रतिज्ञा पत्र है। तो क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया गया प्रतिज्ञा पत्र है। निर्धारित तिथि पर भुगतान की गारंटी दी जाती है। विक्रेता को तुरंत भुगतान की आवश्यकता पर बैंक को कमीशन देकर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, और जिसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहा जाता है। फिर कमर्शियल पेपर और ट्रेड बिल में अंतर क्या है? तो कमर्शियल पेपर कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और ट्रेड बिल उधार लेन देन का निपटान करना होता है। फिर कमर्शियल पेपर बड़ी कंपनी और वित्तीय संस्थाएं जारी करती है। ट्रेड बिल व्यापार और व्यवसाय करते हैं, व्यापारी और व्यवसाय। फिर इनकी अवधि कमर्शियल पेपर की 7 से 1 वर्ष होती है। ट्रेड बिल की आमतौर पर 90 दिन या उससे अधिक होती है। इनका नियंत्रण कमर्शियल पेपर का आरबीआई और सेबी करते हैं, और ट्रेड बिल का करता है भारतीय संविदा अधिनियम या और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। संविदा अधिनियम और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। फिर ये असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं कमर्शियल पेपर, इनमें कोई गिरवी नहीं रखा जाता। और ट्रेड बिल में एक विनियम विधेयक होता है जो व्यापारिक लेन देन में भुगतान की पुष्टि के लिए जारी किया जाता है, और कुछ मामलों में ये गारंटी भी सुरक्षित भी होता है। फिर व्यापारिक साख क्या है? तो व्यापारिक साख है उधार सुविधा को कहते हैं व्यापारिक साख। एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तुएं सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार सुविधा। फिर साख बिना तुरंत भुगतान के किए माल की आपूर्ति को संभव बनाती है। तो बिना तुरंत भुगतान के माल की आपूर्ति को संभव बनाती है, उन ग्राहकों को दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ और ख्याति होती है, ठीक है, जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है और ख्याति होती है। फिर वे, ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर आड़त क्या है? एक ऐसी वित्त संबंधित सेवा है जिसमें आड़तिया विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि विपत्रों को भुनाना, और जिसमें ग्राहकों की लेनदारी को वसूल करना होता है। विपत्रों को भुनाना एवं ग्राहकों की लेनदारी को वसूल करना। फिर संभावित ग्राहक आदि की साख के संबंध में सूचना देना, ठीक है, तो ये सब है। तो ये क्या है? आड़ती का काम है। फिर व्यवसाय अपने देनदारों से प्राप्त की जाने वाली राशि के विरुद्ध बैंक से ऋण प्राप्त करता है। इसमें व्यवसाय द्वारा देनदार से प्राप्त की जाने वाली राशि एकत्र करने का दायित्व बैंक को दे देता है एक तरीके से, ठीक है। फिर नगद साख क्या है? तो नगद साख क्या है? वर्ष के प्रारंभ में वित्तीय स्थिति स्टॉक की जमानत के आधार पर ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। ऋण पर ब्याज ही लगता है, ठीक है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? बैंक द्वारा अपने ग्राहकों द्वारा क्रय की गई वस्तुओं के संबंध में जारी किया गया गारंटी पत्र है। सामान्यतः आयात करने पर विदेशी क्रेता को जारी किया जाता है, और समय पर भुगतान न करने पर बैंक भुगतान की गारंटी देता है। फिर है अंतर निगम जमा। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अल्पकालिक ऋण देती है कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसको अंतर निगम जमा कहते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। फिर किस्त उधार। किस्त उधार क्या है? उधारकर्ता एक मुश्त राशि उधार लेता है और इसे निश्चित समय अंतराल पर पूर्व निर्धारित किस्तों में चुकाता है। क्रेता द्वारा चूक होने पर माल एवं राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है, तो ये है। और बैंक साख होती है। बैंक साख भी 2-3 तरह की होती है। इसमें आता है ऋण तथा अग्रिम, जिसमें एक निश्चित राशि निश्चित दर पर निश्चित वापसी समय पर दी जाती है। फिर नगद साख होता है जिसमें माल व चल संपत्ति की जमानत पर ऋण दिया जाता है। एक अधिक वर्ष होता है, यानी कि अधिविकर्ष होते हैं। अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट खाते में जमा राशि से ज्यादा निकालने की सुविधा होती है। और विनियम बिलों की कटौती यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये बैंक साख है। तो अपन को सीधा क्वेश्चन आएगा, दीर्घकालिक स्रोत कौन से हैं? संचिताएं, समतांश, पूर्वाधिकार अंश, डिबेंचर, वित्तीय संस्थानों से ऋण और बैंक लोन। फिर एक अपन को बताना है कौन से अल्पकालिक ऋण कौन से हैं। अल्पकालिक में आते हैं कि एक तो बैंक साख। बैंक साख में भी ऋण अग्रिम, नगद साख, बैंक ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। फिर एक है व्यापारिक साख, एक है लीज, ये लीज वित्तीयन, आड़त, व्यापारिक विपत्र और वाणिज्यिक विपत्र। तो एक तो हो गए व्यापारिक विपत्र यानी कमर्शियल बिल्स, और वाणिज्यिक पत्र हो गए कौन से? अपने कॉमर्शियल पेपर।